अमूमन हम ज़िंदगी में ऐसा देखते हैं कि इंसान कभी ना कभी अपने साथ बैठकर ये सोचता है कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ या नहीं। और उसने अपने जीवन को संतुष्ट समझने की क्या परिभाषा बनाई है, ये तो हर व्यक्ति पर अलग अलग रूप से निर्भर करेगा। लेकिन वो किस प्रकार से उस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं, इस पर अवश्य हम ये कह सकते हैं कि साधारणतः उसको ये महसूस होता है कि वो जो कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहता था वो उसको मिला या नहीं। अब इसमें व्यक्ति की अपनी आयु पर निर्भर करता है कि वो किस आयु का है। अगर वो युवा है तो वो अपने पढ़ाई के बारे में सोच सकता है, या अगर वो उसके बाद नौकरी पेशा हो गया है या अपने व्यापार में लग गया है तो उसमें उसे कितनी सफलता मिल रही है। और उसके बाद अगर उसका प्रौढ़ अवस्था आ गई है तो उसमें उसने जो अपनी जिम्मेदारियां थी परिवार के प्रति या समाज के प्रति उनको कैसे निभाया है। और अगर वृद्ध हो गया है तो फिर वो ये सोचता, वो सबका एक साथ आंकलन करता है कि उसका पूरा जीवन ही कैसे चला है और कैसा वो चाहता था जीना और कैसा वो जी पाया है। तो इसको वो एक प्रकार से संकलित करता है अपने आप में और उसको आर्टिकुलेट करता है कि मैं ये चाहता था, हुआ मेरे साथ यह है। इसलिए निर्णय उसका ये हो जाता है कि उसका जीवन सुखी रहा या दुखी रहा, या वो संतुष्ट रहा जीवन से या नहीं रहा। तो इसकी परिभाषा तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी, परंतु जो मूल तत्व है इसके ऊपर वो यही है कि हमने अपनी आवश्यकताओं को ही किस प्रकार से परिभाषित किया और किस प्रकार से हमने उनको पाने का तरीका अपनाया। अब ये तो ज़रूर है कि अगर परिवार में संस्कार मिले हैं बचपन से और ऐसा ही माहौल रहा है चारों तरफ, तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित ढंग से रखने की एक परिस्थिति बन जाती है और आदमी उस हिसाब से जो कुछ उसको स्वाभाविक मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और वो यही उसकी परिकल्पना हमेशा पूरे जीवन भर चलती रहती है और वो अपने को अंत में संतुष्ट मानता है। पर यह कहना कि कोई भी व्यक्ति हर प्रकार से कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, ये शायद एक सपना ही हो सकता है, क्योंकि किसी को भी इस संसार में मुकम्मल दुनिया तो मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कमी रहती है। उसके लिए वो खुद कितना जिम्मेदार है और कितनी उसकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार है, ये एक अलग विषय है। तो ये तो उन लोगों के लिए जिनको कि ऐसा वातावरण मिला है कि वो समझें कि उनकी आवश्यकताएं होनी कितनी चाहिए है। अगर परिवार में ये बात निश्चित रूप से समझ ली जाए कि भाई हमने सीमित साधनों में अपना जीवन निर्वाह करना है, वो साधन बहुत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कम हो, वो अधिक भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, वो निम्नतम के स्तर के भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने इस बात की व्याख्या करनी होगी, समझना होगा कि हमें कितने साधनों के अंदर जीने का अंदाज आना चाहिए। लेकिन जो लोगों को इस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता परिवार में या समाज में, तो वो प्रारंभिक अवस्था में तो कुछ भूल कर लेते हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत होती हैं, वो फिर दुखी रहते हैं। फिर उनको जब पूरी व्यवस्था समझ में आती है समाज की और ज़िंदगी जीने का कुछ तरीका सलीका समझ में आने लगता है, तो फिर वो वहाँ पर आकर के अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई दूसरा नज़रिया भी नहीं होता उस टाइम पे, ना कोई जरिया होता है कि वो और करें तो क्या करें, क्योंकि साधन तो सीमित हैं। चाहे वो आय के द्वारा हों, चाहे पहले उनकी जो अपनी संपत्ति है उसके आधार पर हों, या उनकी अपनी इच्छाएं, उनकी मनोवृत्तियां, उनकी जो लाइफ के संबंध में जो सोच है, उसको देख के उन्होंने अपनी आवश्यकताएं कैसे परिभाषित की हैं। लेकिन अब वो धरातल पर ये महसूस करते हैं कि वो आवश्यकताएं शायद सब पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो अपने में खुद मॉडरेशन करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से जीते रहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा हमारे लिए सीख यही है कि हम अपने को समझें, और जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी जल्दी हमारी आगे की जीवन की यात्रा
सुलभ होती जाएगी और हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमें सब कुछ मिला है। सब कुछ तो मिलता ही है, प्रकृति तो बहुत कुछ देती है। अगर हमारी 100% की आवश्यकताएँ हैं किसी भी रूप में, एक प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 80 से 90% की आवश्यकताएँ तो हमारी प्रकृति पूरी करती है। जैसे अन्न है या जलवायु से हमारी सुरक्षा है, या हमें और प्रकार के जो संबंधों में अगर बात करें तो माता-पिता का स्नेह है या अपने भाई-बहनों का स्नेह है, समाज का भी स्नेह कभी बार मिलता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं, और जो 10% या 20% बच जाता है उसी के लिए हमें प्रयास करना होता है, और वो इतना ज़्यादा नहीं है 10% या 20%, क्योंकि उस 10% 20% को अगर हमारी मानसिकता ठीक है, हमारी समझ ठीक है, तो उसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये परिवार में ही इस प्रकार की शिक्षा हो जाए, दीक्षा हो जाए, समझ पैदा हो जाए, तो आसानी से जीवन चल सकता है। अन्यथा इसके विपरीत अगर उस 10-20% को भी प्राप्त करने के लिए हम बड़े बड़े मंसूबे बना लें, जो हमारी उस समय की आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जो पूरी हो सके, तो फिर हम दुखी होते हैं। अपने इरादे ऊंचे रखना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षी होना भी बुरी बात नहीं है, वो सब जीवन के पहलू हैं, लेकिन वो किस हद तक जाएंगे। जैसे हर बार एक उदाहरण दिया जाता है कि आप किसी भी रबड़ को कितना खींच सकते हैं। अगर आप इतना खींच दें तो वो टूट ही जाएगा, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता खींचने का। उसी प्रकार आप अपने को महत्वाकांक्षी बनाएं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन इच्छाएं नेक हों, अच्छी हों, सात्विक हों, और उनके लिए आप प्रयास भी करें। प्रयास तो आपको ही करना है, हमें को करना है। तो ये अगर हम सूझबूझ रखेंगे कि शुरू से ही हम ये समझ जाएं कि हमें सिर्फ अपनी 20% आवश्यकताओं के लिए कार्य करना है, तो हम सुकून से उस कार्य को कर सकते हैं। बनस्पत हमने अपनी उन आवश्यकताओं को सही ढंग से निर्धारित किया है, उनके बारे में हमने अलग सही ढंग से विवेचन किया है और ये समझा है कि क्या मुझे अभी आवश्यकता है, क्या मुझे आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा विद्यार्थी पढ़ने में है, उसके लिए साधन अगर कम है तो उसका जो सोचने का तरीका होगा वो ये कि मेरे को पुस्तकें अधिक से अधिक मिलें, अच्छी से अच्छी मिलें, पढ़ने के लिए मेरी व्यवस्था हो, बैठने के लिए व्यवस्था हो और रोशनी की व्यवस्था हो। उसको शायद उस समय कपड़ों की उतनी आवश्यकता उतनी महसूस नहीं होगी कि मैं विभिन्न प्रकार के कपड़े इकट्ठे करूं अपने साथ। एक उदाहरण के रूप में बताया। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति जबकि साधन सीमित हैं तो ये अपनी परिभाषा खुद बना सकता है कि मुझे क्या किस समय सबसे अधिक आवश्यक है। फिर मैंने कहा कि वो आवश्यकताएं सात्विक होनी चाहिए, वो विचारशील होनी चाहिए और वो सद्गुणी होनी चाहिए। अगर हम क्योंकि जो भी सद्गुणी आवश्यकता नहीं है उसमें व्यय ज़्यादा होगा और हानि भी बहुत होगी। तो ये हम अगर इस प्रकार की परिचर्चा करेंगे अपने साथ बैठ करके, तो हम एक सुखी जीवन जीने की कला सीख सकते हैं और वो शुरू से ही हमारे को प्राप्त हो जाएगी और वो हमारे साथ फिर ज़िंदगी भर का साथ हो जाता है। वो अपने आप एक ढर्रे में चलती रहती है और हमें उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता। तो मैं अपने साथियों को, दोस्तों को, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, तो उन्हें मैं ये आभास कराना चाहता हूँ कि हमें सुखी तो रहना है, क्योंकि वो हमारा अंतिम उद्देश्य है। अगर हमने ज़िंदगी में सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद भी अपने को अगर सुखी नहीं रखा, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जीवन सफल नहीं रहा। लेकिन अब वो हम सफल उस दृष्टि से हो पाए या नहीं हो पाए, उसके लिए हमें खुद बैठ करके सोचना है और एक ढंग ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कम साधनों में भी अपने को सीमित दायरे में रहते हुए भी अपने को संतुष्ट महसूस करें। तो मुझे आशा है कि ये जो मैं विचार अपने इस संबंध में दे रहा हूँ, ये मेरे मित्रों को भी अपने मन को खुश रखने के लिए, अपने पूरे जीवन को शांति से सुखमय चलाने के लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।